क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हिल्बर्ट स्पेस में रहते हुए स्टडी करनी है। तो हिल्बर्ट स्पेस का आइडिया किसने इंट्रोड्यूस करवाया? सबसे पहले हिल्बर्ट स्पेस का आइडिया डेविड हिल्बर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था बाय यूजिंग यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस को ही बेसिकली जनरलाइज किया गया है, उसको हिल्बर्ट स्पेस का नाम दिया जाता है। तो हिल्बर्ट स्पेस वेक्टर स्पेस की एक स्पेशल टाइप है। ये एक ऐसी टाइप होगी, अगर ये नीचे वाली 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी तो कोई भी ऐसी वेक्टर स्पेस जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है उसको हिल्बर्ट स्पेस का नाम दिया जाएगा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये लीनियर वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, और इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। बाज वेक्टर स्पेसेस ऐसी होती हैं, इन्फिनिट वेक्टर स्पेस, जिसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करना चाहिए, डिफाइन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी हिल्बर्ट स्पेस की ये होगी कि ये सेपरेबल होनी चाहिए, मींस के वेक्टर स्पेस को एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज क्या है। अब हिल्बर्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट, उसकी तरफ आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट से आप वेरी फेमिलियर हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट एक स्केलर नंबर आता है। दूसरा मेथड ये है कि उनको मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आता है। तो ये वो मेथड है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर कॉमनली जो दो वेक्टर्स हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो साई को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट साई स्टार इंटू 5 आएगा। तो इस स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब साई को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को साई से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। मीन्स के इन जनरल साई इंटू 5 इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू साई। तो इसमें से जो पहला वेक्टर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है, फिर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप इस इक्वेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि जब साई को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट, तो पहला वेक्टर साई उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया है और देन उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आप ऑर्डर चेंज करें, पहले वेक्टर को दूसरे नंबर पे ले जाएं और दूसरे वेक्टर को पहले नंबर पे ले आएं, तो हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि पहला वेक्टर जब पहले दूसरा वेक्टर सॉरी जब पहले नंबर पे आएगा तो उसका स्टार लिया है, और पहला वेक्टर जो पहले था स्टार के साथ, उसका जब दूसरे नंबर पे लिया है तो विदाउट स्टार लिखा है, लेकिन अगेन इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, देन ये इसके इक्वल आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आर्डर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब इनकी हम जगह चेंज करेंगे, इनको एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसका एक दफ़ा फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा, तब जाके ये पहले वेक्टर के पहले स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल बनेगा। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विद साई इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर यहाँ पर लिया गया है साई को और पहला फैक्टर लिया गया है फाई को। इस प्रॉपर्टी को इस इक्वेशन के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है फाई और दूसरा वेक्टर साई है, जो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट वेक्टर्स का, साई 1 और साई 2 का, ये कैसे इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा लीनियरली कि फाई जो है वो इसके साथ ए के साथ, और ये बनेगा ए इंटू फाई एंड साई 1 प्लस बी इंटू फाई एंड साई 2। तो यहाँ पर ये सेकंड फैक्टर जो है उसके साथ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मीन्स के फाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फाई एंड ए इंटू साई 1 देन फाई एंड बी इंटू साई 2। तो जब इसको फाइनल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ए को इस ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है और बी को इस ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है। ऐसी ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है
लीनियर या एंटी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर। जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा कि जो दूसरा फैक्टर था उसके साथ जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये लीनियरली बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी है कि जब पहला फैक्टर होगा उसके साथ जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें ये एंटी लीनियरली बिहेव करेगा। मीन्स आपके पास पहला फैक्टर जो है फाई इज इक्वल टू ए इंटू फाई वन प्लस बी इंटू फाई टू है। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा साई के साथ तो ए फाई वन साई के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और बी फाई टू साई के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन एंटी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए को जब हम इस ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पर आएगा ये ए स्टार एंड बी स्टार। तो यहाँ पर इसका लीनियर और एंटी लीनियर बिहेवियर देखा जा सकता है। इससे पिछली जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें लीनियर बिहेवियर था और ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इसमें एंटी लीनियर बिहेवियर है। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब एक वेक्टर को साई को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसको आप सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं, तो ये एक रियल नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसमें इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है? जब कोई वेक्टर साई नल वेक्टर के इक्वल होगा। नल वेक्टर को जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट जीरो होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हिल्बर्ट स्पेस की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि सेपरेबल। तो सेपरेबल प्रॉपर्टी क्या है? सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस को यूं डिफाइन किया जाता है, अ हिल्बर्ट स्पेस हैविंग काउंटेबल बेसिस इज कॉल्ड सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। बेसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली बेसिस वो इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे जिसके थ्रू वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस को कि देयर एग्जिस्ट अ काशी सीक्वेंस psi n belonging to Hilbert space H where n is equal to 1, 2, 3 and so on, such that for every vector psi of Hilbert space H and epsilon greater than 0 there exists at least one psi n of the sequence for which psi minus psi n is less than 0। अब इसके मीनिंग यहाँ पर क्या होंगे कि अगर आपके पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस H है तो उसके अंदर कोई एक ऐसा वेक्टर या ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता होगा कि आप कोई अनदर वेक्टर साई लें और एक कोई नंबर लें एप्सिलॉन, दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो दोनों का जो गैप होगा, दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो अनदर वेक्टर साई है और जो काशी सीक्वेंस साई n है, दोनों का गैप नॉन जीरो होगा और लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसको मजीद हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव गैप बिटवीन टू वेक्टर्स। हिल्बर्ट स्पेस कैन बी सेपरेटेड इनटू एटलीस्ट टू ग्रुप्स। ये यहाँ पर एटलीस्ट की बात हुई है, यानी कि दो से ज़्यादा भी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर एटलीस्ट दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता हो किसी वेक्टर स्पेस को तो उसको हिल्बर्ट स्पेस का नाम दिया जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को सेपरेबल प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटनेस है। मींस के हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट। इसके मीनिंग क्या होंगे कि हिल्बर्ट स्पेस जो है उसके जो एलिमेंट्स उनके दरमियान कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, मीन्स के ऐसा नहीं है कि हमारे पास दरमियान में कोई इनफिनिट नंबर आ जाए और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे कोई फाइनाइट पॉइंट्स हो। जैसे अगर एक रियल नंबर लाइन को देखा जाए तो रियल नंबर लाइन के अंदर क्या है, कोई भी गैप नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर बात की जाए रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास गैप है। रैशनल नंबर्स में लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर है। अब 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो गए जिसको हमने मिस कर दिया है। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे? वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो अकेले एक रैशनल नंबर के सेट को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, उसमें कुछ गैप्स होंगे। उसके कंपैरिजन में अगर रियल नंबर्स की बात की जाए तो रियल नंबर्स के अंदर कोई गैप्स नहीं है, तो रियल नंबर के सेट को कंप्लीट का नाम दिया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा। सो फॉर एवरी काशी सीक्वेंस साई n देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस फॉर विच लिमिट n approaches to infinity
psi minus psi n equals to 0। मजीद वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट है वेक्टर्स का जिसके अंदर n नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कब हो गए और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब हो गए, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है वेक्टर्स का phi 1 phi 2 एंड सो ऑन अप टू phi n। तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इन वेक्टर्स को फाइज को नाम दिया जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब इसको, इस रिक्वायरमेंट को, इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है कि ऑल दी कोफिशिएंट्स a1 इक्वल टू a2 एंड इक्वल टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं दैट आर इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमें क्यों रिक्वायर होते हैं? मैंने जो बेसिस की बात की थी, बेसिस की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसको दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का नाम दिया जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स जो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे उनको बेसिस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही वेक्टर्स वेक्टर स्पेस के बेसिस के तौर पे चूज किए जा सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये लीनियर डिपेंडेंस को चेक करने के लिए एक प्रॉब्लम दिया गया है कि जिसके अंदर आपके पास ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं इस प्रॉब्लम में। पहला पार्ट ये है कि एक फंक्शन है f of x इक्वल टू 4, दूसरा फंक्शन है g of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड थर्ड फंक्शन इज h of x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x। इसी तरह से बाकी पार्ट्स में 3 डिफरेंट फंक्शंस गिवन हैं। तो इन तीनों फंक्शंस को हमने ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या कि इंडिपेंडेंट है। इसका सोल्यूशन अगले लेक्चर्स में दिया जाएगा या अलग से एक लेक्चर बनेगा जो कि होगा प्रॉब्लम्स इन वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करें। अब देखते हैं एक वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो डायमेंशंस कहा जाता है एक वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे उनमें से हमने वो वेक्टर्स चूज कर लेने हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद को नाम दिया जाएगा डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस। So the dimensions of a vector space is given by the maximum number of linearly independent vectors in a vector space। अब इसकी डिफरेंट यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर हम यूक्लिडियन स्पेस की बात करें तो यूक्लिडियन स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कॉमनली हम रिप्रेजेंट करते हैं i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर। इसकी डिस्कशन इस लेक्चर के आगाज़ में डिटेल के साथ हो चुकी है। तो यूक्लिडियन स्पेस के लिए 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इस लिहाज से यूक्लिडियन स्पेस की डायमेंशंस क्या होंगी? उसकी डायमेंशंस 3 होंगी। और अगर हम मिन्कोस्की स्पेस की बात करें, मिन्कोस्की स्पेस रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मिन्कोस्की स्पेस की बात करें, मिन्कोस्की स्पेस के अंदर एक टाइम कंपोनेंट चाहिए होता है जिसको टेम्पोरल कंपोनेंट का नाम दिया जाता है, और इसी तरह से 3 स्पेशियल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो इन 4 बेसिस के थ्रू आप मिन्कोस्की स्पेस को मुकम्मल तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी डायनामिकल वेरिएबल या किसी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इन 4 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की या कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से मिन्कोस्की स्पेस टाइम के अंदर टोटल 4 डायमेंशंस होंगी। और इसी तरह से अगर कोई एक वेक्टर स्पेस है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर देखें हमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स और उसके साथ साथ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट केस टू केस वेरी करती हैं। अगर कॉमनली 3 डायमेंशंस की बात की जाए, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात की जाए, तो उसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट स्पेस वेक्टर्स होंगे और 3 इंडिपेंडेंट वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, या यूं कह लें कि मोमेंटम वेक्टर्स होंगे। तो इन तीनों स्पेस और वेलोसिटी कंपोनेंट्स को मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 डायमेंशंस बनेंगी। तो इस लिहाज से एक वेक्टर स्पेस जिसके जो डिपेंड करती है
स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स पे, तो वो 6 डायमेंशनल होगी। और इसी तरह से अगर एक वेक्टर स्पेस V है जिसके अंदर वेक्टर्स 5 1 5 2 एंड सो ऑन अप टू 5n हैं, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इसके डायमेंशंस होंगे n। तो कोई भी वेक्टर स्पेस जिसके अंदर उसके अंदर जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो उसको उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस का नाम दिया जाएगा। वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी का हमने पहले जिक्र किया है जिसको बेसिस का नाम दिया जाता है। तो अब चलते हैं बेसिस की तरफ। बेसिस क्या है? बेसिस को यूं डिफाइन किया जा सकता है, द सेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड बेसिस। तो जो वेक्टर्स होंगे, जो सेट होगा इन वेक्टर्स का, उस सेट को बेसिस का नाम दिया जाएगा, और जो इंडिविजुअल वेक्टर्स होंगे उनको बेस वेक्टर्स का नाम दिया जाएगा। तो जो बेस वेक्टर्स हैं और बेसिस हैं, इनके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? अगर एक वेक्टर स्पेस V है, उस वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ वेक्टर्स हैं 5 1 5 2 5 3 एंड सो ऑन अप टू 5n, जिसको एज अ सेट 5i लिखा जा सकता है। तो ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन 5i's को या 5 1 5 2 5n एंड सो ऑन, इनको बेसिस का नाम दिया जाएगा। तो बेसिस अगेन मैं बता दूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस होंगे जिनके मदद से आप बाकी तमाम वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखा जाए, 3 ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी पॉइंट के वेक्टर को स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो वेक्टर कॉमनली i, j एंड k से लिखा जाता है, या उसको ex, ey एंड ez लिखा जा सकता है, जो कि सेट ei के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर मिन्कोस्की स्पेस टाइम की बात की जाए तो उसके अंदर 4 बेसिस होंगे। एक उसमें टाइम बेसिस होगा, टाइम बेस वेक्टर होगा, और बाकी जो होंगे वो 3 स्पेस के वेक्टर्स होंगे x, y एंड z। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी 4 बेसिस की जरूरत पड़ेगी मिन्कोस्की स्पेस के अंदर। और इसकी चॉइस जो है बेसिस की, वो कोई यूनिक नहीं है। तौर पे हम कोशिश करते हैं कि ये आर्थो नॉर्मल हो, लेकिन आर्थो नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आर्थो नॉर्मल कंडीशन देखी जाए तो आर्थो नॉर्मल कंडीशन ये है कि अगर 2 बेसिस हैं, उनमें से एक बेस वेक्टर है 5i और दूसरा बेस वेक्टर है 5j, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो ये डेल्टा ij के इक्वल आएगा। डेल्टा ij फर्दर 1 और 0 के इक्वल है 1 उस वक्त होगा अगर i इक्वल टू j होगा। मींस कि अगर दोनों बेसिस एक जैसी होंगी तो इनका रिजल्ट 1 आएगा, और अगर दोनों बेसिस डिफरेंट होंगी बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो इनका रिजल्ट 0 आएगा। याद रखें अगेन कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिखी गई है आर्थो नॉर्मल बेसिस के लिए, नॉन आर्थो नॉर्मल बेसिस के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप लाजमी पूछें।